नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, मतलब जिंदगी को भरपूर कैसे जिया जाए। हाँ, क्या ये सिर्फ पैसे जोड़ने और बचाने का खेल है? या फिर अनुभवों को जीने का, उन्हें सहेजने का नाम है जिंदगी। बिल्कुल। इसके लिए हम बिल पर्किंस की किताब है डाई विद जीरो, उससे कुछ कुछ गहरी बातें निकालेंगे आज। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किताब का सार बताना नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो सोच है, जो दर्शन है, उसे समझना है। सही। पर्किंस हमें एक तरह से चुनौती देते हैं कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, मतलब हमारी जिंदगी और पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि अंत में कोई अफसोस न रहे। हाँ, ये बात तो है। ये चर्चा शायद हमारे जीने के तरीके पर एक नई रोशनी डाल सकती है। उम्मीद तो यही है। हाँ। अच्छा, वो बचपन वाली कहानी याद है ना, चींटी और टिड्डे की? हाँ हाँ, बिल्कुल। चींटी बेचारी मेहनत करती रही। कहानी तो टिड्डे को गलत बताती है, पर पर्किंस चींटी से पूछते हैं, भाई तुम जो पूरी जिंदगी सिर्फ काम करती रही, तुमने असल में जिया कब? सोचने वाली बात है। क्या जिंदगी सिर्फ भविष्य की तैयारी है या वर्तमान को जीना भी जरूरी है? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। पर्किंस का जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि जिंदगी असल में हमारे अनुभवों का एक जोड़ है। कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अच्छा। पैसा तो बस एक साधन है, उन अनुभवों तक पहुंचने का जरिया। असली लक्ष्य बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली लक्ष्य है जिंदगी को यादगार अनुभवों से भरना। ये सोचने का एक अलग नजरिया है। मतलब हम जो कमाते हैं वो सिर्फ नोट नहीं है फिर। बिल्कुल नहीं। पर्किंस इसे जीवन ऊर्जा कहते हैं, लाइफ एनर्जी। जीवन ऊर्जा। हाँ, सोचिए आपने जो पैसा कमाया है उसके बदले आपने अपनी जिंदगी के कितने घंटे दिए, अपनी ऊर्जा लगाई, अपना समय लगाया। तो जब हम कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए एक नई शर्ट, तो सवाल ये नहीं कि उसकी कीमत कितनी है, सवाल ये है कि उसे खरीदने के लिए हमें अपनी जिंदगी के कितने घंटे बेचने पड़े। ओह, ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, ये सोच हमें अपने खर्चों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाती है। एक तरह से सोचे, एक कुकी खाने के लिए ट्रेडमिल पर कितना चलना होगा। हाँ बिल्कुल। इसी से जुड़ी एरन और जॉन की कहानी है किताब में। जॉन को जब वो गंभीर बीमारी हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि बैंक में पड़े पैसे से ज्यादा कीमती वो पल हैं जो वे साथ बिता सकते थे। एरन ने फिर नौकरी छोड़ दी ताकि वो जॉन के साथ रह सके। दुखद है पर सच है। ऐसी घटनाएं हमें जगा देती है। पर सवाल ये है कि जागने के लिए हमें किसी बुरी खबर का इंतजार क्यों करना चाहिए? सही बात है, क्यों इंतजार करें? और पर्किंस कहते हैं कि अनुभवों का मूल्य समय के साथ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बढ़ता है? कैसे? इसे वो कहते हैं मेमोरी डिविडेंड, यादों से मिलने वाला मुनाफा। मेमोरी डिविडेंड, वाह। हाँ, जैसे शेयर बाजार में डिविडेंड मिलता है ना, वैसे ही अच्छी यादें हमें जिंदगी भर खुशी का डिविडेंड देती रहती हैं। एक महंगी घड़ी पुरानी हो सकती है, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, पर एक शानदार यात्रा की यादें शायद समय के साथ और मीठी होती जाएं। वाह, मेमोरी डिविडेंड, यादों की कमाई। जैसे किताब में वो जेसन रफो का जिक्र है। हाँ, जेसन वाला किस्सा, जिसने जवानी में दोस्तों से उधार लेकर यूरोप घुमा। वो कहते हैं कि वो अनुभव उसके लिए जिंदगी का सबसे अच्छा निवेश साबित हुआ। वो यादें आज भी उसे अमीर महसूस कराती हैं। बिल्कुल। या जैसे लेखक ने अपने पिता को वो आईपैड दिया जिसमें उनके कॉलेज के जमाने के फुटबॉल हाइलाइट्स थे। वो पल उनके पिता के लिए किसी भी दौलत से बढ़कर थे। सही कहा। और यहीं पर एक और जरूरी बात सामने आती है, टाइमिंग, यानी समय। समय मतलब इन अनुभवों का पूरा फायदा उठाने के लिए सही समय पे निवेश करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि हर उम्र में हर अनुभव का मजा एक जैसा नहीं होता है ना। बिल्कुल। 20 साल की उम्र में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना शायद ज्यादा रोमांचक हो, 60 की उम्र में शायद घुटने ही जवाब दे जाएं। सही बात है। या बचपन में इटली घूमना शायद उतना याद ना रहे जितना जवानी में रहे। एक लेख का शीर्षक भी था, सेहत नहीं तो दौलत किस काम की। बिल्कुल। इसीलिए पर्किंस जोर देते हैं कि अनुभवों में जल्दी निवेश करें। जितनी जल्दी आप यादगार पल बनाएंगे, उतना ज्यादा समय तक आपको उनका मेमोरी डिविडेंड मिलेगा। अच्छा। लेखक को खुद यूरोप देर से जाने का अफसोस था, जबकि उनके दोस्त जेसन ने सही समय पर वो यात्रा की और जिंदगी भर उन यादों को जिया। और सेहत का बिगड़ना तो सिर्फ अनुभव करने की क्षमता ही कम नहीं करता। हाँ, बल्कि वो पैसे की कीमत भी कम कर देता है। अगर कोई बीमार है तो करोड़ों रुपए भी शायद वो खुशी ना दे पाए जो अच्छी सेहत में एक साधारण सी यात्रा दे सकती है। ये तो है। इसी से जुड़ा है पैसे की उपयोगिता का वक्र, यूटिलिटी ऑफ मनी कर्व। यूटिलिटी ऑफ मनी कर्व? ये क्या है? इसका मतलब है
कि जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर पैसे से मिलने वाली खुशी या संतुष्टि बदलती रहती है। अच्छा। आमतौर पर जब हम जवान और स्वस्थ होते हैं तब पैसा हमें ज्यादा खुशी दे पाता है, घूमने फिरने में, नई चीजें आजमाने में। हाँ, ये तो होता है। ज्यादातर लोगों के लिए पैसे की ये उपयोगिता या कहिए खुशी देने की ताकत उनकी सोच से कहीं पहले शायद 40 या 50 में ही अपने पीक पर पहुंच जाती है। सच में? इतनी जल्दी? हाँ, और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, भले ही उनके पास पैसा बढ़ता रहे। ये बात तो सोचने वाली है कि शायद ज्यादा उम्र में ज्यादा पैसा उतना काम का न रहे। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और दिलचस्प विचार है किताब में, नेटवर्थ पीक को पहचानना। हाँ, नेटवर्थ पीक। इसका क्या मतलब है? नेटवर्थ पीक का मतलब है आपकी जिंदगी का वो पड़ाव जब आपकी कुल संपत्ति मतलब आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। ओके। पर्किंस का मानना है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये 45 से 60 साल की उम्र के बीच आता है। 45 से 60 के बीच? हाँ, और उनका तर्क है कि इस पीक पर पहुंचने के बाद हमें बचत मोड से निकलकर सक्रिय रूप से खर्च मोड में आ जाना चाहिए। खर्च मोड में? हाँ, ये एक तारीख है, कोई रकम नहीं। मतलब इस उम्र के बाद लक्ष्य और पैसा जोड़ना नहीं, बल्कि जोड़े हुए पैसे को अनुभवों पर समझदारी से खर्च करना होना चाहिए। तो ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ, एक उम्र के बाद बचाने की जगह खर्च करने पर ध्यान देना। बिल्कुल। अब आते किताब के सबसे चर्चित या शायद विवादास्पद हिस्से पर, शून्य के साथ मरना, डाई विद जीरो। हाँ, ये शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला तो है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ मरना है, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो फिर? ये एक दिशा है, एक सोच है। पर्किंस का तर्क सीधा है, अगर आप पैसा खर्च किए बिना मर जाते हैं तो आपने अपनी कीमती जीवन ऊर्जा, वो घंटे जो आपने कमाने में लगाए, वो बेवजह बर्बाद कर दी। वो पैसा उन अनुभवों को खरीद सकता था जो आपने नहीं जिए। लक्ष्य होना चाहिए कि जिंदगी के अंत तक अपने संसाधनों का, अपनी जीवन ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों नहीं? क्यों ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बचाते रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। डर? किस चीज का डर? पैसा खत्म हो जाने का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर। क्या होगा अगर मैं ज्यादा जी गया? क्या होगा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई? हाँ, ये डर तो रहता है। बिल्कुल, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि लोगों की नेटवर्थ उम्र के साथ बढ़ती है और रिटायरमेंट के बाद भी लोग बहुत कम खर्च करते हैं अपनी संपत्ति से। सच में? हाँ, लेखक अपनी दादी का उदाहरण देते हैं जिन्हें उन्होंने $10,000 दिए थे। हाँ। लेकिन उन्होंने डर के मारे मुश्किल से कुछ खर्च किया। उन्हें हमेशा लगता रहा कि शायद बाद में जरूरत पड़ जाए। ये डर हमें जीने से रोक सकता है। पर ये डर तो स्वाभाविक भी है। कोई नहीं जानता कि वो कब तक जिएगा या कब कोई बड़ी जरूरत आ जाए। इसका क्या समाधान है फिर? पर्किंस इसके लिए कुछ रास्ते सुझाते हैं। एक है उपभोग समतलन, कंजम्पशन स्मूथिंग। कंजम्पशन स्मूथिंग? ये क्या होता है? इसे ऐसे समझें जैसे नदी के बहाव को बांध बनाकर कंट्रोल करना, यानी जीवन के अलग अलग चरणों में अपने खर्च को थोड़ा बैलेंस करना। अच्छा। जब आमदनी कम हो जैसे जवानी में, तो शायद थोड़ा कम बचाना या जरूरत पड़ने पर थोड़ा उधार लेना, और जब आमदनी ज्यादा हो तो उसे भविष्य के लिए बचाना या पिछले कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करना, ताकि आपकी जीवन शैली में बहुत बड़े उतार चढ़ाव ना हो। अच्छा, मतलब जब कम कमा रहे हों तो जरूरी नहीं कि हर पैसा बचाया ही जाए, अगर भविष्य में ज्यादा कमाने की उम्मीद है तो। हाँ, बिल्कुल। और भविष्य की अनिश्चितता जैसे लंबी उम्र या स्वास्थ्य खर्च, इनके लिए एन्युइटीज जैसे वित्तीय साधन हो सकते हैं। एन्युइटी? हाँ, ये आपको एक नियमित आय की गारंटी देते हैं, जिससे पैसा खत्म होने का डर कुछ हद तक कम हो जाता है। लेकिन जोर इस बात पर है कि लक्ष्य सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं, बल्कि जीवन के आनंद को अधिकतम करना है। अपनी जोखिम सहने की क्षमता यानी रिस्क टॉलरेंस को समझना भी इसमें मदद करता है। ठीक है, तो डर का प्रबंधन किया जा सकता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है, बच्चों का क्या होगा? हाँ, ये तो आता ही है। अगर हम सब खर्च कर देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा? ये एक बहुत ही आम और जायज सवाल है। पर्किंस का जवाब यहाँ भी थोड़ा अलग है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को पैसा मरने के बाद विरासत में देने से बेहतर है उन्हें तब दिया जाए जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और जब इसका उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़े। और वो जरूरत कब होती है उनके हिसाब से? किताब के अनुसार पैसों का सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर किसी व्यक्ति की जिंदगी पर 26 से 35 साल की उम्र के बीच होता है। 26 से 35? हाँ,
जब वो अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, घर बसा रहे होते हैं या कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तब थोड़ी आर्थिक मदद बहुत काम आ सकती है। लेकिन विडंबना देखिए, ज्यादातर लोगों को विरासत मिलती है 50 या 60 की उम्र में। हाँ, तब तक तो लोग सेटल हो चुके होते हैं। बिल्कुल, तब शायद उन्हें उस पैसे की उतनी जरूरत या उपयोगिता नहीं रह जाती। हाँ, किताब में वो वर्जीनिया कॉलिन की कहानी थी। हाँ, वर्जीनिया की। जब उन्हें पैसों की वाकई जरूरत थी, तब उनके माता पिता डर की वजह से मदद नहीं कर पाए। बाद में जब विरासत मिली, तब तक वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। सही। पर्किंस इसे कहते हैं जानबूझकर देना, इंटेंशनल गिविंग, बनाम बचा कुचा देना, लेफ्ट ओवर गिविंग। इंटेंशनल गिविंग मतलब सोच समझकर तब देना जब असर ज्यादा हो। हाँ, न कि बस जो बच गया वो मरने के बाद दे देना। बिल्कुल। और पर्किंस ये भी याद दिलाते हैं कि बच्चों के लिए असली विरासत पैसा नहीं है। तो क्या है? असली विरासत है आपके साथ बिताए पल, साझा अनुभव और अच्छी यादें। वो किड्स इन द क्रेडल गाने का जिक्र करते हैं ना। हाँ। अगर आपने बच्चों को समय ही नहीं दिया, तो बाद में दिया गया पैसा उस कमी को कैसे पूरा कर सकता है? सही बात है। शोध भी यही कहते हैं कि बचपन में माता पिता से मिला प्यार और ध्यान पैसे से कई ज्यादा स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही तर्क शायद दान पुण्य पर भी लागू होता है फिर। हाँ, बिल्कुल। पर्किंस कहते हैं कि दान का भी सबसे ज्यादा असर और संतुष्टि तब मिलती है जब आप जीवित रहते हुए दें। जीवित रहते हुए? हाँ, और जितनी जल्दी हो सके। मरने के बाद करोड़ों दान करने वाली सिल्विया ब्लूम की कहानी की तुलना वो चक फीनी से करते हैं। चक फीनी? हाँ, सुना है उनके बारे में। जिन्होंने अरबों डॉलर की अपनी पूरी संपत्ति जीवित रहते हुए ही दान कर दी, ताकि वो उसका असर अपनी आंखों से देख सकें। गिविंग वाइल लिविंग। वाओ। जीवित रहते हुए देने से आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, आप उसका प्रभाव देख पाते हैं। तो ये सब कुछ एक संतुलन साधने जैसा है। पैसा कमाना, अनुभव लेना, भविष्य की सोचना, दूसरों को देना, इसे ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस। हमें स्वास्थ्य, धन और समय, इन तीनों के बीच लगातार संतुलन बनाना होगा। संतुलन कैसे? कभी कभी पैसे देकर समय खरीदना एक अच्छा सौदा हो सकता है। जैसे अगर कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सर्विस लेने से आपको हफ्ते के 2 घंटे मिलते हैं, अब वो 2 घंटे आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं या कोई शौक पूरा कर सकते हैं, तो ये जीवन ऊर्जा का अच्छा निवेश हुआ ना। हाँ, ये तो है। समय खरीदना। और स्वास्थ्य में निवेश? हाँ, उसका क्या? पर्किंस के अनुसार वो सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य ही वो नींव है जिस पर आप अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। सही बात है। स्टीफन स्टर्न की कहानी है किताब में, जो 60 की उम्र में अपनी सेहत पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू करते हैं और पाते हैं कि वो अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य में किया गया निवेश आपके जीवन की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तो हमने बात की जीवन ऊर्जा की, मेमोरी डिविडेंड की, सही समय पर अनुभव लेने की, नेटवर्थ पीक की, डर पर काबू पाने की और सोच समझकर देने की। अब एक आखिरी बात, साहसी बनना पर मूर्ख नहीं। बी बोल्ड, नॉट फूलिश। हाँ। इसका क्या मतलब है? पर्किंस कहते हैं कि जिंदगी में, खासकर जवानी में, हिसाब लगाकर जोखिम लेना जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क, इसे वो कहते हैं असम्मित जोखिम, एसिमेट्रिक रिस्क। एसिमेट्रिक रिस्क मतलब ऐसा दाव जहां जीतने पर फायदा बहुत बड़ा हो सकता है और हारने पर नुकसान उसकी तुलना में काफी कम हो। जैसे मार्क क्यूबन ने युवावस्था में कई व्यापारिक जोखिम लिए। अच्छा, जब आप जवान होते हैं तो अगर कुछ गलत हो भी जाए तो आपके पास संभलने और नुकसान की भरपाई करने के लिए ज्यादा समय होता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब करियर बदलना, नया बिजनेस शुरू करना या किसी नए शहर में जाना, ये सब जवानी में कम जोखिम भरे हो सकते हैं क्योंकि वापसी का रास्ता ज्यादा खुला होता है। सही कहा। लेखक ने भी अपने करियर में शहर बदलने जैसे जोखिम लिए। वो कहते हैं कि हमें अपने डर को तर्कसंगत रूप से देखना चाहिए। नौकरी के लिए शहर बदलने का डर शायद उतना बड़ा नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, खासकर अगर अवसर बड़ा हो। लेकिन उम्र के साथ ये संतुलन बदलता है। हाँ, बिल्कुल। जो जवानी में साहस है वो शायद बुढ़ापे में मूर्खता लगे। जैसे? खासकर शारीरिक जोखिम। 60 की उम्र में स्काई डाइविंग करना शायद उतना समझदारी भरा ना हो जितना 25 में। हाँ, वो तो है। लेकिन बड़ी उम्र में साहस का मतलब बदल जाता है। तब साहस इस बात में है कि आप अपनी मेहनत से बचाई गई दौलत को अनुभवों पर खर्च करने की हिम्मत दिखाएं। अच्छा। उस डर से ऊपर उठें कि पैसा खत्म हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी उत्तरजीविता सीमा समझें।
सर्वाइवल थ्रेशोल्ड, सर्वाइवल थ्रेशोल्ड। यानी वो न्यूनतम राशि जो आपको बुनियादी जरूरतों के लिए चाहिए, उससे ऊपर जो भी है उसे अनुभवों के लिए इस्तेमाल करने का साहस दिखाएं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मुख्य संदेश मेरे ख्याल से ये है कि हमें अपना ध्यान सिर्फ पैसा जमा करने, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हटाकर जीवन के अनुभवों को अधिकतम करने, लाइफ मैक्सिमाइजेशन पर लगाना चाहिए। लाइफ मैक्सिमाइजेशन। हाँ, हमें अपनी जीवन ऊर्जा, हमारा समय और पैसा कहाँ खर्च हो रही हैं, इस बारे में ज्यादा सचेत और जानबूझकर निर्णय लेने चाहिए। और शून्य के साथ मरना कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक सोच है, एक दिशा है जो हमें जिंदगी को ज्यादा जीने और कम बर्बाद करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, ये एक मानसिकता है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अभी है, इसे बाद के लिए टालते न रहें। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, ऐसा कौन सा एक अनुभव है जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं? अपनी मौजूदा सेहत, समय और पैसे को देखते हुए क्या उसे हकीकत बनाने के लिए अभी कोई कदम उठाया जा सकता है? अच्छा सवाल है। याद रखिए, जिंदगी के कुछ दरवाजे शायद हमेशा खुले नहीं रहते। इस गहरी और शायद थोड़ी अलग सोच वाली चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार अपनी जिंदगी को और भी भरपूर तरीके से जीने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।